हेलो फ्रेंड्स। जो यूजीसी नेट, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो के अंदर राजनीतिक भूगोल की 100 क्वेश्चन वन लाइनर तैयार किए गए हैं जो पूरे राजनीतिक भूगोल को या पॉलिटिकल ज्योग्राफी को कवर करते हैं और हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को ये कवर करेंगे। आओ अब हम वन लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भू राजनीतिक विचारधारा का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जर्मनी में। भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स के प्रवर्तक कौन थे या किसे माना जाता है? कार्ल हासोफर। भू राजनीति शब्द जियोपॉलिटिकल वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? रुडोल्फ केजलिन ने ये वर्ड सबसे पहले दिया था। भू राजनीति विचारधारा का आधार क्या है? जैविक राज्य, ये राज्य एक जीव के समान है। ये विचारधारा जियोपॉलिटिक्स की है। राज्य के प्रमुख तत्व कितने हैं और वो कौन कौन से हैं? किसी भी राज्य के प्रमुख तत्व 3 हैं। वो उस राज्य का क्षेत्र, मानव और राजनीतिक व्यवस्था। भू राजनीति प्रचार एवं उपदेश का राष्ट्रीय संस्थान होता है। ये किसने कहा है? ये डिमांजे ने कहा है कि भू राजनीति प्रचार एवं उपदेश का राष्ट्रीय संस्थान होता है। ज्योग्राफी पिवट ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी? मैकेंडर ने लिखी थी। जेट स्क्रिप्ट फॉर जेट स्क्रिप्ट फॉर जियो पॉलिटिक written by Karl Harshofer. Geography behind politics written by A. Moody. Manifest Destiny किस समय के दौरान या किसके युग के दौरान आई थी? ये रूजवेल्ट के दौरान आई थी। पॉलिटिक्स ज्योग्राफी रिटन बाय फ्रेडरिक रेडजेल, 1897 में लिखी थी इन्होंने ये। हर्टलैंड थ्योरी, जो हृदय क्षेत्र का सिद्धांत है, वो किसने दिया था? सर हेल्फोर्ड मैकेंडर ने, जो ब्रिटिश भूगोलवेता थे, उन्होंने ये हर्टलैंड थ्योरी दी थी। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर ऑन हिस्ट्री, 1890 में ये अल्फ्रेड थेयर महान ने दी थी। ये सी पावर थ्योरी भी बोल सकते हैं इसको। सी पावर थ्योरी अल्फ्रेड थेयर महान ने दी थी। और जो सी पावर है, ये पीसफुल और एक्सटेंसिव कॉमर्स के ऊपर बेस्ड थी। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एम्पायर, ये भी अल्फ्रेड थेयर महान ने लिखी थी बुक ये। उसके बाद डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी रिटन बाय मैकेंडर। ज्योग्राफी ऑफ द पीस स्पाइक्समैन द्वारा लिखी गई है। एयर पावर की टू सर्वाइवल, मेजर अलेक्जेंडर डे सेवेरस्की ने लिखी थी। द न्यू वर्ल्ड इज रिटन बाय ईसा बोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय पन्नीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज रिटन बाय एम चौधरी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म इज रिटन बाय आर डी दीक्षित। इंडिया ए पॉलिटिकल ज्योग्राफी is written by B.L. Sukhwal. Modern political geography of India is written by B.L. Sukhwal. The Earth and State is written by Whittlesey. Functional approach concept रिचार्ड हार्टसॉन ने ये 7 अप्रैल 1950 को दिया था। फंक्शनल अप्रोच, जिसको कार्यात्मक उपागम कहते हैं। और किसी भी राज्य के 3 प्रमुख अंग होते हैं, वो होते हैं क्षेत्र, जनसंख्या
और राजनीतिक इकाई ये राज्य के प्रमुख अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के कार्य निर्धारण में कौन सी दो शक्तियां कार्य करती है? दो शक्तियां कार्य करती है। एक तो होती है सेंट्रीफ्यूगल जो केंद्र से बाहर की ओर, सेकंड है सेंट्रीपिटल फोर्सेस जो केंद्र की ओर होती है। एक तो ऐसी शक्तियां होती है जो एक राज्य के से केंद्र से जनसंख्या को बाहर की तरफ जाने के लिए आकर्षित करती है कि ऐसे राज्य के अंदर कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसके कारण वहां के लोग बाहर की ओर पलायन करते हैं। सेकंड सेंट्रीपिटल ऐसी फोर्सेस होती है जो वहां की जनसंख्या को वहीं पर रहने के लिए आकर्षित करती है या बाहर की जनसंख्या को वहां पर रहने के लिए आकर्षित करती है। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी जिसको क्षेत्रीय एकरूपता सिद्धांत भी कहते हैं, ये स्टीफन बी जोन्स ने 1954 के अंदर दिया था। जो क्षेत्रीय एकरूपता सिद्धांत है इसके अंदर तीन भूगोलवेताओं के विचार शामिल हैं। वो तीन भूगोलवेता थे डी विटलसी, रिचार्ड हार्टसॉन और जीन गोटमैन। इन तीन भूगोलवेताओं के विचारों को शामिल करके ये यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का निर्माण किया गया था, जिसका निर्माण स्टीफन बी जोन्स ने किया था। उसके बाद है क्षेत्रीय एकरूपता सिद्धांत। का फॉर्मेशन किस रूप में हुआ है? वो है आइडिया, एरिया, चेन के रूप में एक क्षेत्रीय एकरूपता सिद्धांत का विकास हुआ है। पहले आइडिया आता है, फिर वो आइडिया पूरे एरिया के अंदर एक चेन सिस्टम के द्वारा स्प्रेड होता है। वो चीज क्षेत्रीय एकरूपता सिद्धांत के अंदर डिस्कस की गई है। उसके बाद है मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच, संरचनात्मक संबंधी दृष्टिकोण, यह हार्टसॉन ने दिया था। उसके बाद है राज्य की सबसे प्रमुख केंद्र शक्ति क्या होती है? उस राज्य का विचार, किसी भी राज्य का विचार है वो राज्य की प्रमुख केंद्र शक्ति होती है। राज्य एक जीव के समान है, ये किसने कहा था? फ्रेडरिक रैटजेल ने कहा कि राज्य एक जीव के समान है। उसके बाद है हार्टलैंड थ्योरी। सबसे पहले 1904 के अंदर जो हार्टलैंड थ्योरी थी वो ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री के अंदर पब्लिश हुई थी 1904 के अंदर। मकाइंडर ने दी थी ये। तो जो सबसे पहले ये हार्टलैंड नहीं था, उससे पहले ये पिवोट एरिया कहलाता था। जो ये एरिया है ये पिवोट एरिया एक ऐसा क्षेत्र है जो इस एरिया के अंदर कोई बाहरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। ये चारों तरफ से, जैसे यहाँ पर ये आर्कटिक ओशन है, यहाँ पर बर्फ जमी हुई थी, यहाँ पर इसका इनर या मार्जिनल क्रिसेंट है। तो ये जो मार्जिनल क्रिसेंट है और यहाँ पर जो शक्तियां जिसका अधिकार होगा, जो ये पिवोट एरिया है इसकी प्रमुख विशेषता एक नदी क्रम है। इसमें वोल्गा नदी, ओक्सस नदी, जैक्सरेट्स, ओब, येनिसी, लीना, ईटीसी नदियां इस पिवोट एरिया के अंदर बहती है। तो कोई भी शक्ति समुद्री रास्ते के द्वारा इस पिवोट एरिया के अंदर दाखिल नहीं हो सकती है, प्रवेश नहीं कर सकती है। और ये जितनी भी नदियां थी ये सारे आर्कटिक ओशन की तरफ गिरती है। और जो आर्कटिक ओशन है ये पूरी तरफ से बर्फ से जमा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी समुद्री शक्ति इस एरिया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो जैसे लिखा है, हृदय स्थल एक ऐसा स्थल है जिसका समुद्री मार्गों से कोई भी संबंध नहीं है। और इस पिवोट एरिया के अंदर घोड़ों और ऊंटों की गतिशीलता ज्यादा होती थी। परिवहन के साधन घोड़े और ऊंट होते थे इस पिवोट एरिया के अंदर। और जो ये पिवोट एरिया है, पिवोट एरिया के पश्चिमी भाग, पूर्व भाग और दक्षिण में स्थित भाग को आंतरिक या सीमावर्ती अर्धचंद्राकार वर्त कहा गया है। तो जो ये हमारा पिवोट एरिया है, ये भी जो पिवोट एरिया है, इस पिवोट एरिया के पश्चिमी भाग के अंदर, इसके दक्षिण भाग के अंदर
और इसके पूर्वी भाग के अंदर, जिसमें चाइना, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का पार्ट शामिल है। तो इस पूरे भाग को मिलाकर इनर या मार्जिनल क्रिसेंट या आंतरिक या सीमावर्ती अर्धचंद्राकार वर्त कहा गया है। और जो ये आंतरिक और सीमावर्ती अर्धचंद्राकार वर्त है, इसके चारों ओर के बाहरी भाग को द्वीपीय अर्धचंद्राकार वर्त कहा गया है। जो ये सारा इस भाग को आउटर या इंसुलर क्रिसेंट बोला गया है। जो हृदय स्थल है, ये जो पिवट एरिया है, उसका मानचित्र मर्केटर प्रक्षेप के ऊपर आधारित था, क्योंकि जो आर्कटिक महासागर है वो आर्कटिक महासागर मर्केटर प्रक्षेप के ऊपर विस्तृत दृष्टिगत हमें होता है, इसलिए इसका निर्माण मर्केटर प्रक्षेप के ऊपर किया गया है। और जो मैकेंडर थे, उन्होंने हृदय क्षेत्र को पूर्ण रूप से आक्रमण से फ्री नहीं माना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस क्षेत्र के ऊपर आक्रमण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 1919 के अंदर एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम था डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी। उसके अंदर जो ये पिवोट एरिया था, उस पिवोट एरिया का जो नाम था वो हर्टलैंड दिया गया। जो सेकंड टाइम मॉडिफिकेशन हुआ था पिवोट एरिया, जो मैकेंडर की थ्योरी थी, उसके अंदर हर्टलैंड, इससे पहले ये धुरी क्षेत्र था, पिवोट एरिया था। 1919 के अंदर जो डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी पत्र पब्लिश हुआ था, उसके अंदर जो पिवोट एरिया था उसको हर्टलैंड का नाम दिया गया। और एक कोटेशन आई थी उसका, जो ये है कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, कि जो ये सेडिड एरिया है, ये जो पूर्वी यूरोप है, कोई भी शक्ति अगर इस पूर्वी यूरोप पर शासन करता है या करती है, वो इस हर्टलैंड को नियंत्रित करता है। कोई भी शक्ति अगर यहाँ काम कर रही है, यहाँ पावर में है, तो वो शक्ति इस पूरे हर्टलैंड को नियंत्रित करता है। सेकंड था कि जो इस हर्टलैंड पर शासन करता, जो इस क्षेत्र के ऊपर शासन करता है, वो विश्व द्वीप के अंदर, जो ये इसका बाहरी भाग है, इसको विश्व द्वीप की संज्ञा दी गई थी कि वो इस विश्व द्वीप को नियंत्रित करता है। और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वो फिर पूरे वर्ल्ड को नियंत्रण में रखता है। पहला यही था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वो हर्टलैंड को नियंत्रण में रखता है, और जो हर्टलैंड पे शासन करता है वो विश्व द्वीप को नियंत्रण में रखता है, और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वो पूरे वर्ल्ड पर नियंत्रण रखता है। तो मैकेंडर के अनुसार जो स्थल शक्ति थी वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकती है, स्थल शक्ति का प्रभाव इन्होंने ज्यादा माना था। और जो डेन्यूब नदी है उसके निचले भाग को, निचले क्षेत्र को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया था हर्टलैंड के अंदर। जो डेन्यूब नदी का जो निचला पार्ट है उसको इस क्षेत्र के अंदर शामिल कर लिया गया था। और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी शक्ति अगर हृदय क्षेत्र पर अधिकार करना चाहती है तो वो पश्चिम यूरोप से ही हर्टलैंड के अंदर प्रवेश कर सकती है। कोई शक्ति हृदय क्षेत्र पर अधिकार करना चाहेगी तो वो ईस्टर्न नहीं, ये वेस्टर्न है, वो पश्चिमी यूरोप से प्रवेश करती है। इस एरिया के अंदर वो से होकर वो इस हर्टलैंड के अंदर प्रवेश कर सकती है। उसके बाद 1943 में फिर इस हर्टलैंड थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, जो राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस प्रपत्र में इसको प्रस्तुत किया गया था। और जो येनिसी नदी का पूर्वी भाग है उसको इसके अंदर शामिल किया गया और उस भाग को लीनालैंड क्षेत्र कहा गया। तो धीरे धीरे जो स्थलीय पावर थी, इसकी जो गहराई की सुरक्षा है वो बिल्कुल कम हो गई है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप के अंदर बहुत शक्तिशाली देश हो गए हैं, जिसकी वजह से इस हर्टलैंड के ऊपर का जो शक्तिशाली प्रभाव था, स्थलीय शक्ति का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम हो गया है। अब
एरियल पावर की वजह से इसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो इस वजह से क्या है कि जो ये गहराई थी इस हर्टलैंड की, कोई भी शक्ति इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, वो सिर्फ पश्चिमी यूरोप के द्वारा ही इस एरिया के अंदर प्रवेश करके यहाँ पर आक्रमण कर सकती थी। तो जो सुरक्षा का घेरा था हर्टलैंड का, वो अब वर्तमान समय में इसकी जो सुरक्षा है बिल्कुल नगण्य हो गई है, क्योंकि अफ्रीका, एशिया और यूरोप के अंदर शक्तिशाली देशों का विकास हो चुका है। और इस पूरे हार्टलैंड की जो सामरिक शक्ति है उसके अंदर सबसे पहले पूर्वी यूरोप आता है, फिर हार्टलैंड आता है, फिर विश्व द्वीप आता है और लास्ट में फिर विश्व आता है। जो ये शक्ति बोली हुई है उसके अकॉर्डिंग ये लीनियर इक्वेशन बनती है। सबसे पहले पूर्वी यूरोप, फिर हृदय स्थल, फिर विश्व द्वीप और उसके बाद विश्व। उसके बाद है रिमलैंड थ्योरी, जो स्पाइक्समैन ने दी थी रिमलैंड थ्योरी, जो मैकेंडर का आंतरिक और सीमावर्ती अर्धचंद्राकार वर्त था, जो यहाँ का जो ये चंद्राकार वर्त था मैकेंडर का, उसको रिमलैंड की संज्ञा दी है स्पाइक्समैन ने। और स्पाइक्समैन ने इस रिमलैंड को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना है। और शक्तिशाली मानने का कारण क्या था कि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और ये क्षेत्र समुद्री मार्गों से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इन्होंने जो मैकेंडर का अर्धचंद्राकार वर्त था उसको रिमलैंड की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि जो रिमलैंड को नियंत्रित करता है, जो इस एरिया को नियंत्रित करता है, वो यूरेशिया पर शासन करता है। तो जो ये मैकेंडर का हार्टलैंड था वो उस पर शासन करता है, और जो यूरेशिया पर शासन करता है वो विश्व के भविष्य को नियंत्रित करता है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें हैं, जनसंख्या है, प्रचुर संसाधन है, समुद्री मार्ग है। तो यहाँ के लोग अगर हार्टलैंड पर शासन करेंगे तो पूरे विश्व के भविष्य को नियंत्रित करेंगे। और स्पाइक्समैन ने कहा कि जो रिमलैंड है ये एक शक्तिशाली क्षेत्र नहीं है। शक्तिशाली क्षेत्र क्यों नहीं है? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे देश है और उनके अंदर यूनिटी नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से ये एक क्षेत्र शक्तिशाली नहीं है। उसके बाद हार्टलैंड से संबंधित कुछ और सिद्धांत कुछ ज्योग्राफर्स ने दिए, जो थे WD मीनिंग। इन्होंने हार्टलैंड और रिमलैंड जो थ्योरी थी वो यूरेशियन हिस्ट्री पे दी थी। उसके बाद हुशन कॉन्सेप्ट, जो न्यू सोवियत हार्टलैंड के नाम से इनका कॉन्सेप्ट है वो फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एयर पावर कॉन्सेप्ट है वो सेवरस्की ने दिया था। जियो स्ट्रेटेजिक भू सामरिक प्रदेश है वो कॉन्सेप्ट कोहन ने दिया था। जियो स्ट्रेटेजिक रीजन या भू सामरिक प्रदेश कॉन्सेप्ट है वो कोहन ने दिया था, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। स्टेटस, जो स्टेट शब्द है वो स्टेटस से बना है, और जो स्टेटस वर्ड है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? टोटोनिक भाषा से ये वर्ड लिया गया है। राज्य के वास्तविक स्वरूप का उद्भव कहाँ हुआ है? जो भी राज्य है इनका जो वास्तविक स्वरूप है, सबसे पहले इस वास्तविक स्वरूप का उदय मिस्र में हुआ था। सर्वप्रथम प्रशासनिक दृष्टि से संगठित राज्य कौन से थे? ग्रीस और इटली के अंदर सर्वप्रथम प्रशासनिक दृष्टि से संगठित राज्य पाए गए थे। वर्तमान में राज्य की सर्वप्रथम विशेषता क्या है? उसकी संप्रभुता ही उस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जो नेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेसिया वर्ड से हुई है। ड्यूट्स ने राष्ट्रीयता और राष्ट्र का विकास रेखात्मक रूप में किया है। सबसे पहले समाज का विकास होता है, फिर समाज से मिलकर समुदाय, फिर विभिन्न प्रकार समुदाय बनकर जन समुदाय, फिर उनमें किसी भी एक क्षेत्र के प्रति एक भावना पैदा हो जाती है जिसको राष्ट्रीयता कहते हैं, और राष्ट्रीय के बल पर फिर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। इस तरह राष्ट्रीयता और राष्ट्र का विकास रेखात्मक
रूप में होता है। मिनगू के अनुसार 6 प्रकार की राष्ट्रीयता होती है। किसी भी राज्य की संरचना में सीमाओं द्वारा निर्धारित क्षेत्र, उसका प्रशासनिक स्वरूप, उस क्षेत्र पर रहने वाली जनसंख्या, वहां का आर्थिक स्वरूप, परिवहन एवं संचार व्यवस्था को शामिल किया जाता है। किसी भी राज्य की संरचना के अंदर इन फैक्टर्स को शामिल किया जाता है। राज्य के प्रशासनिक स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? उस राज्य का जो कोर एरिया होता है या न्यूक्लियर एरिया होता है या उसकी जो कैपिटल होती है, वो उस राज्य के प्रशासनिक स्वरूप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके बाद है कि जो राज्यों का शेप है वो किस तरह की होती है। जैसे इनलोंगिटेड शेप होती है, लंबाकार आकार के राज्य है। जैसे ये चिल्ली है, ये लंबाकार आकार के राज्य है। इनकी जो चौड़ाई है वो तो कम होती है, लेकिन जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा होती है। इस तरह के जो राज्य हैं वो चिली, इटली और नॉर्वे है। उसके बाद है कॉम्पैक्ट शेप, संयुक्ताकार राज्य है। जैसे ये फ्रांस है। कॉम्पैक्ट शेप क्या होती है? ऐसा लगता है कि जैसे कई हिस्सों को एक दूसरे से मिलाकर एक फ्रेम का निर्माण किया गया है। तो ऐसी फ्रेम वाले, ऐसे शेप वाले राज्य कॉम्पैक्ट शेप वाले स्टेट्स कहलाते हैं। जैसे हंगरी, बेल्जियम, पोलैंड, इस तरह के ये कॉम्पैक्ट शेप वाले राज्य हैं। उसके बाद है प्रोरप्ट शेप, विस्फोटाकार शेप वाले राज्य। जैसे ये म्यांमार है। जैसे कई बार कॉमिक्स में देखा कहीं पर विस्फोट होता है, तो जहां पर विस्फोट होता है वहां पर इस तरह का सिंबल बना होता है कि उसके जो कॉर्नर है वो चारों तरफ से निकले हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई विस्फोट हुआ है। तो इस तरह के आकार वाले राज्यों को हम प्रोरप्ट शेप वाले राज्य कहते हैं। उसके बाद है फ्रैगमेंटेड शेप, विच्छिन्नाकार। जो राज्य जिसका जो एरिया है कई टुकड़ों के अंदर वो बिखरा हुआ होता है। तो ऐसे आकार वाले राज्यों को विच्छिन्नाकार राज्य कहते हैं। जैसे जापान का ही कई द्वीप के अंदर ये बटा हुआ है, जिसको हम विच्छिन्नाकार शेप वाले राज्य कहते हैं, जिसमें जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया। उसके बाद है परफोरेटेड शेप, भेदनाकार राज्य। तो ऐसा राज्य वसुतोलैंड है जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। भेदनाकार राज्य क्या होगा कि ऐसा राज्य है जिसका पूरा एरिया किसी दूसरे राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है। तो जैसे ये साउथ अफ्रीका की एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर ही एक दूसरा राज्य है जिसको वसुतोलैंड बोला गया है। इस वसुतोलैंड को हम भेदनाकार शेप या प्रोफोर्टेड शेप भी बोल सकते हैं। एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा पूर्ण रूप से दूसरे राज्य की सीमाओं के क्षेत्र से घिरी हुई होती है। तो ऐसा क्षेत्र, ये जो शेप वाला राज्य है वो है वसुतोलैंड। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर जो साइकिल कॉन्सेप्ट है किसी भी राज्य का, वो सर्वप्रथम राजनीतिक भूगोल के अंदर फाल्केनबर्ग ने दिया था। उनके अनुसार किसी भी राज्य की यूथ अवस्था होती है, मैच्योर अवस्था होती है और ओल्ड एज होती है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड मैप वाई.एम. गोबलेट ने लिखी थी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड मैप। प्राचीन राज्य का संगठनात्मक स्वरूप किन में देखने को मिलता है? नगर राज्यों के अंदर ये किसी भी प्राचीन राज्य का जो संगठनात्मक रूप है वो हमें देखने को मिलता है। किसी भी राज्य की एकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर राष्ट्रीयता का होना जरूरी है। तो राष्ट्रीयता सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व है राज्य की एकता के लिए। ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म रिटन बाय O.H. के स्पेट। ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म O.H. के स्पेट ने लिखी थी। एकात्मक राज्य
ऐसे राज्य जिसके अंदर एक शक्तिशाली केंद्र होता है, उस शक्तिशाली केंद्र के अंदर ही सारी शक्तियां शामिल होती है। जैसे कोई एक पार्टी से शासित राज्य है, तानाशाह हो सकता है, साम्यवादी हो सकता है, या समायोजित कि कई पार्ट्स जुड़कर एक सरकार का निर्माण करते हैं। ऐसे ब्रिटेन को हम समायोजित या फिर एकात्मक राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। उसके बाद संघ राज्य है, ऐसे राज्य है जो आपसी हित के लिए किसी समझौते के थ्रू या विभिन्न राज्य मिलकर किसी केंद्रीकृत सरकार के अंदर, संघ के अंदर वो शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे राज्य संघ राज्य का निर्माण करते हैं, या कुछ ऐसे संघ जिनके ऊपर संघ राज्य जो शासन है वो थोप दिया जाता है, ऐसे राज्यों को आरोपित संघ राज्य कहा जाता है। उसके बाद राज्य की जो लोकेशन है वो कैसी हो सकती है। पहली है एस्ट्रोनॉमिकल, जब हम किसी भी राज्य की लोकेशन को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अंदर बताते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में बताते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन होती है। अगर हम सागर से संबंधित लोकेशन बताते हैं कि वो एक सागर से घिरा हुआ है, दो सागर से घिरा हुआ है, तीन सागर से घिरा हुआ है, तो उस तरह की जो लोकेशन है वो सागरीय स्थिति होती है। अगर वो महाद्वीपों से घिरा हुआ है, स्थलीय भाग से घिरा हुआ, तो उसको कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय स्थिति कहते हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जब एक ऐसा क्षेत्र जो दोनों तरफ से, जो या बोल सकते हैं चारों तरफ से शक्तिशाली राज्यों से घिरा हुआ आता है, तो वो उस तरह की लोकेशन होती है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। उसके बाद फ्री सी कॉन्सेप्ट है वो ग्रोटियस ने दिया था। फ्री सी कॉन्सेप्ट या स्वतंत्र सागर कॉन्सेप्ट है वो ग्रोटियस ने दिया था। क्लोज्ड सी या बंद सागर जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर, वो सेल्डेन ने दिया था। उसके बाद जो सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल का निर्माण वो 1869 में हुआ था। सुएज कैनाल की जो लेंथ है वो 160 किलोमीटर है, 114 किलोमीटर ये चौड़ी है, 12.8 मीटर इसकी डेप्थ है, और सुएज कैनाल से लगभग हर रोज 20,000 जहाज गुजरते हैं। यह मेडिटेरियन सी और रेड सी, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, और भारत और ब्रिटेन के बीच में इसकी वजह से 7,014 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। कील नहर है वो 1914 में इसका निर्माण हुआ था, जो बाल्टिक सागर और नॉर्थ सागर को या उत्तरी सागर को जोड़ती है यूरोप के अंदर। उसके बाद है क्रोनिथ नहर, जो ग्रीस और पेलोपोनीज को जोड़ती है, क्रोनिथ नहर। पनामा नहर का निर्माण 1930 में हुआ था, जो अंध महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। उसके बाद है पॉलिटिकल फ्रंटियर एंड बाउंड्री मेकिंग बुक है वो टी.एच. होल्डिच ने लिखी थी। जो फ्रंटियर शब्द है, सीमांत शब्द है, वो हमेशा एक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। फ्रंटियर जो सीमांत वर्ड होता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर, वो एक क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है। जबकि जो बाउंड्री है, बाउंड्री द्वारा हम किसी भी क्षेत्र को सीमा का निर्माण करते हैं। तो जो सीमा के रूप में होते हैं उसको हम बाउंड्री बोलते हैं, और जो क्षेत्र के रूप में होता है उसको हम फ्रंटियर कहते हैं। और जो फ्रंटियर होता है किसी भी राज्य का, जो सीमांत होता है, वो मानव रहित क्षेत्र होता है, या ट्रांजिशन एरिया होता है, दो प्रदेशों के बीच का ऐसा क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं जिसको। या जो कोई भी क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का जो फॉरवर्ड एरिया होता है या अगर प्रदेश होता है, उसको हम फ्रंटियर या सीमांत बोलते हैं। और बाउंड्री वर्ड है ये जो कोई भी राजनीतिक इकाई है, कोई भी राज्य है, उसकी उस इकाई को सीमा के अंदर बांधते हैं, वो चीज बाउंड्री कहलाती है। भारत के अंदर कौन से वायसराय ने ये थे
तो वो लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने 1907 के अंदर सीमाओं से संबंधित विचार वो प्रस्तुत किए थे। सीमाओं के विकास की कितनी अवस्था होती है? सीमाओं के विकास की 3 अवस्था होती है: एलोकेशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केशन। ये सीमाओं के विकास की 3 अवस्था है। 1930 से 1950 के अंदर सीमाओं के निर्धारण के ऊपर सबसे ज्यादा या सर्वाधिक जोर दिया गया था। तो कुछ सीमाएं हैं, जैसे फिजियोग्राफिक सीमाएं माउंटेन की है, पर्वतों की, जो फ्रांस और स्पेन के अंदर है। और जो पर्वत जो इन दोनों देशों के बीच में सीमाओं का निर्धारण करता है, उसको पिरेनीज सीरीज कहा जाता है। इंडो और चाइना के बीच में मैकमोहन। उसके बाद रिवर्स हैं, यूएसए और मेक्सिको के अंदर रायो ग्रेड रिवर सीमा का निर्धारण करती है। जेमेजी जो रिवर है वो जिम्बाब्वे और जेमेजी के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। जो झील है वो भी 2 राज्यों के बीच में सीमाओं का निर्धारण करती है। एक है यूएसए और कनाडा के बीच में SHEOM, सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो और मिशिगन। ये 5 झील, इनको ग्रेट झील भी कहते हैं, जो यूएसए और कनाडा के बीच में सीमाओं का निर्धारण करती है। धार्मिक सीमाएं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वो धर्म के आधार पर भी सीमाओं का निर्धारण किया गया था। ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज, जैसे 141 डिग्री वेस्ट, जो 141 डिग्री वेस्ट देशांतर है, वो अलास्का और कनाडा के बीच के अंदर सीमा का निर्धारण करती है। 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, वो यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, वो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच के अंदर सीमा का निर्धारण करती है। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, मिस्र और सूडान के बीच में सीमा का निर्धारण करते हैं। और सीमाओं से संबंधित जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन है, आनुवंशिक क्लासिफिकेशन है, वो सबसे पहले हार्टसॉन ने दिया था। और इन्होंने ही राजनीतिक सीमाओं से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए थे। कुछ सीमाएं से संबंधित विचारधाराएं हैं, जैसे पहली विचारधारा है पूर्ववर्ती या एंटीसेडेंट बाउंड्री। ऐसी बाउंड्री जिसका निर्माण किसी भी एरिया का निर्माण होने से पहले ही सीमाओं का निर्माण हो चुका था, तो ऐसी सीमाओं को पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में पूर्व में ही उन सीमाओं का निर्धारण हो गया था। तो ऐसी सीमाएं जिनका विकास किसी भी राज्य की सांस्कृतिक वातावरण से पहले ही हो चुका हो, तो ऐसी सीमाओं को पूर्ववर्ती सीमाएं कहते हैं। और ऐसी सीमाएं शांतिप्रिय सीमाएं होती है। सेकंड है परवर्ती सीमाएं, सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज। ऐसी बाउंड्रीज जिनका विकास राज्यों के सांस्कृतिक वातावरण के विकास के बाद होता है, तो ऐसी जो बाउंड्रीज होती है उनको परवर्ती सब्सिक्वेंट बाउंड्री कहलाती है। जैसे इंडो और पाक, तो भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर जो सीमा है, वो भारत और यहाँ का सांस्कृतिक वातावरण के बाद इसका निर्माण हुआ था, और ये हमेशा कलह से संबंधित सीमाएं होती है। अध्यारोपित बाउंड्रीज या सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज, ऐसी सीमाएं जो वहां पर रहने वाले लोगों के ऊपर वो सीमा थोप दी जाती है। तो ऐसी जो बाउंड्रीज है वो अध्यारोपित बाउंड्रीज कहलाती है। कोई भी देश किसी क्षेत्र को जीत लेता है, तो उस जीतने के बाद उस एरिया को अपने अंदर कर लेता है, और उस एरिया को अपने अंदर लेने के बाद उनके ऊपर उस देश की जो बाउंड्रीज थोपती जाती है, तो ऐसी बाउंड्रीज को अध्यारोपित या सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहते हैं। उसके बाद रिलीक बाउंड्रीज। रिलीक बाउंड्रीज ऐसी बाउंड्रीज होती है कि वो बाउंड्री तो समाप्त हो जाती है, लेकिन सांस्कृतिक वातावरण के अंदर, वहां के लोगों के जहन के अंदर वो सीमा वहां के लोगों के अंदर
विद्यमान रहती है या सांस्कृतिक वातावरण के अंदर विद्यमान रहती है, तो ऐसी बाउंड्री को रिलीक बाउंड्री कहते हैं। सीमा तो समाप्त हो गई है लेकिन फिर भी वो सांस्कृतिक वातावरण के अंदर विद्यमान रहती है, तो ऐसी बाउंड्री को रिलीक बाउंड्री या अवशेष बाउंड्री कहा जाता है। सीमाओं को राजनीतिक समभार रेखाओं के समान माना गया है। जो समभार रेखाएं होती हैं, समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, तो उसी तरह से सीमाओं को राजनीतिक समभार रेखाओं के समान माना है। और वो किसने माना है? एंसल ने जितनी भी बाउंड्रीज है उन बाउंड्रीज को राजनीतिक समभार रेखाओं के समान इन्होंने माना है। जो सीमा होती है वो हमेशा कृत्रिम होती है, सदैव कृत्रिम होती है। चेंज बाउंड्री फंक्शन देन टू चेंज बाउंड्री दमशेल, ये कथन किसने कहा? ये शब्द किसने कहा है? ये कथन किसने बोले थे? बी जोन्स ने ये जो कथन है ये बोला था। उसके बाद द फंक्शन एंड मेथड ऑफ इलेक्टोरल ज्योग्राफी, जो JRV प्रेस्कॉट ने लिखी थी, द फंक्शन एंड मेथड ऑफ इलेक्टोरल ज्योग्राफी। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का किसी पार्टी या व्यक्ति हेतु परिवर्तन करना गैरीमैंडरिंग कहलाता है। गैरीमैंडरिंग कहलाता है। कोई भी निर्वाचन क्षेत्र है, उस निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का किसी पार्टी या व्यक्ति हेतु परिवर्तन कहलाता है। और ये सबसे पहले मैसाचुसेट्स में यूज की गई थी, अमेरिका के अंदर। ज्योग्राफी एंड जेरीमैंडरिंग रिटन बाय कार्ल सावर ने ये लिखी थी, ज्योग्राफी एंड जेरीमैंडरिंग। निर्वाचन भूगोल में सिस्टम मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? टेलर ने। निर्वाचन भूगोल के अंदर सबसे पहले सिस्टम मॉडल सर्वप्रथम उपयोग किया था। निर्वाचन भूगोल में क्षेत्रीय संबंध मॉडल, जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी है, उस इलेक्टोरल ज्योग्राफी के अंदर क्षेत्रीय संबंध मॉडल सबसे पहले सिगफ्रिड ने यूज किया था। राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैविक विचारधारा कौन सी भूगोलवेताओं ने दी थी? कि राज्य का राजनीतिक भूगोल के अंदर जो राज्य एक जीव के समान है, ऐसी विचारधारा जर्मन भूगोलवेताओं ने दी थी। क्षेत्र राज्य रूपी जीव का शरीर है। ये जो क्षेत्र है किसी भी राज्य का, ये जीव का शरीर कहलाता है। ये शब्द जेलन ने कहे थे। लेवेंसराम संकल्पना का प्रतिपादन रैटजेल ने किया था। फ्रैक्टिस रैटजेल ने लेवेंसराम संकल्पना का प्रतिपादन किया था। घने समुद्रों और वायुमार्गों के जाल वाला महासागर उत्तरी अंध महासागर है। घने समुद्री और वायुमार्गों के जाल वाला जो महासागर है वो उत्तरी अंध महासागर है। सीमाओं की प्रकृति संबंधी जैविक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? सीमाओं की प्रकृति संबंधी जैविक संकल्पना का प्रतिपादन हाउसहोफर ने किया था। किस देश की सीमा वर्तीय चाप के अंदर है? गैम्बिया की जो सीमा है वो वर्तीय चाप के अंदर है। राज्य की भौगोलिक क्षेत्र की परिकल्पना हार्टसॉन ने दी थी। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की परिकल्पना है वो हार्टसॉन ने दी थी। राज्य की मार्क्सवादी संकल्पना डेविड हार्वे ने दी थी। एक सामान्य संस्कृति जन समूह वाला विशिष्ट क्षेत्र क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। एक ऐसा सामान्य संस्कृति जन समूह, एक सामान्य संस्कृति जन समूह वाला विशिष्ट क्षेत्र राष्ट्र कहलाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के अनुसार कौन सी सीमाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है? प्राकृतिक सीमाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है। ब्रिटिश साम्राज्य के अनुसार प्राकृतिक सीमाएं हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है। तो इस तरह ये लगभग 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और ये 100 क्वेश्चन पूरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट करते हैं। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए
इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।